Good morning, everyone. This is Harrison Ansari. In this video, we will be discussing about the skeletal system in mammals. और आज वाले वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है एवरीवन। और ये जो स्केलेटल सिस्टम है मेमल्स में, इफ यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक स्केलेटल सिस्टम इन मेमल्स, दिस कम अंडर फर्स्ट यूनिट एंड इट इज द थर्ड सब यूनिट दैट वी हैव टू डिस्कस। सो अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फिर स्केलेटल सिस्टम, अगर हम विद रेस्पेक्ट टू इंसेक्ट्स बात करें तो फिर एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन, एक होता है आपके पास इंडोस्केलेटन। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो फिर हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। लेकिन वाइल अगर हम यहाँ पे मैमल्स की केस में, वर्टिब्रेट्स की केस में अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंडोस्केलेटन, जिसमें आपको स्केलेटल सिस्टम मिलता है जो कि इंटरनल इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एज बॉडी के विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी अपना बॉडीली फंक्शन अच्छे से कर सके। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें ह्यूमन में तो फिर स्केलेटल सिस्टम जो है 206 बोन से बना हुआ होता है, जिसमें आपके पास कार्टिलेजेस भी आ जाते हैं, टेंडन्स भी आ जाते हैं, लेगेमेंट्स भी आ जाते हैं। और ये सब बोन्स और ये जो कार्टिलेज, टेंडन और लेगेमेंट्स सब मिलके एक फ्रेमवर्क बनाता है जो बॉडी का एक पोस्चर, जो बॉडी को एक पोस्चर देता है एज वेल एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देता है। फर्दर अगर हम स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो फिर आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं कि सिंपल में क्या होता है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फिर आपको यहाँ पे इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये एक स्केलेटन है और इस स्केलेटन में आपको बहुत सारे बोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिर इसमें अगर हम स्केलेटल सिस्टम को ही अगर हम डिवाइड करना चाहें तो फिर स्केलेटल सिस्टम जो है आप दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपके पास एक्शियल स्केलेटन और दूसरा होता है पेंटिकुलर स्केलेटन। अगर हम एक एक्शियल स्केलेटन की बात करें तो फिर एक्शियल स्केलेटन वो वाले स्केलेटन होते हैं, वो वाले सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो वाले बोन्स होते हैं जो आपके एक्शियल लाइन को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कल है, आपके वर्टिबल कॉलम्स है, ये सब जो है आपके स्केलेटल एक्शियल स्केलेटल सिस्टम में आ जाती है। वाइल आपके पास जो दूसरा पोर्शन होता है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एपेंडिकुलर मीन्स वो वाले स्केलेटन जो कि आपके जो कि आपके बॉडी के जो अपेंडेजेस है, वो जब बॉडी से या एक्शियल स्केलेटन के मेन पार्ट से जब जुड़ते हैं तो फिर उन्हें बोला जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। फॉर एग्जांपल ये आपके फोर लिम्स, फोर आर्म, हाइंड लिम्स, हाइंड आर्म, एज वेल एज पेल्विक एंड पेक्टोरियल girdle, these all comes under एपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्दर अगर हम एक्शियल स्केलेटन की बात करें तो फिर एक्शियल स्केलेटन जो है दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो अगर हम एक्शियल स्केलेटन की बात करें तो फिर इसमें 80 बोन्स होते हैं। अगर हम इनमें प्राइमरी बोन्स की बात करें एक्शियल स्केलेटन में अगर हम प्राइमरी बोन्स की बात करें तो फिर आपको एक्शियल स्केलेटन में देखने को मिलता है स्कल, जो कि आपने सबसे पहले दिखाया था। एक्शियल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल होता है, स्पाइन्स होते हैं, रिब्स होते हैं, स्टर्नम होती है, वर्टिबल कॉलम होती है, ये सब जो है एक्शियल स्केलेटन में आ जाती है। अगर हम एंटीरियर मीन फ्रंट से देखेंगे या पोस्टीरियर मीन बैक से देखेंगे, अगर हम देखेंगे, सॉरी, अगर हम बात कर रहे हैं एंटीरियर मोस्ट पोर्शन की तो फिर एंटीरियरली आपके पास आपको देखने को मिलता है एंटीरियर सेगमेंट, यानी कि जो फ्रंटल सेगमेंट है स्केलेटल सिस्टम का। वाइल जब आप पोस्टीरियर पोर्शन की बात कर रहे हो तो फिर पोस्टीरियर पोर्शन स्केलेटल सिस्टम का बैकवर्ड पोर्शन होती है, जो कि ये जो डायग्राम है उसके पीछे वाले जो पोर्शन होते हैं उसे बैकवर्ड पोर्शन भी बोला जा सकता है। ठीक, अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो फिर ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है या एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, ये 126 बोन से बनी हुई होती है। और इनमें अगर हम प्राइमरी बोन्स की बात करें जो कि ये एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है, तो फिर आपके पास जहाँ पे पेक्टोरियल गर्डल आ जाती है, आर्म्स आ जाती है, यानी कि फोर आर्म्स आ जाते, यानी कि आप बोल सकते हैं कि फोर लिम्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद पेल्विक गर्डल आ जाता है और हाइंड लिम्स आ जाती है। अगर हम स्ट्रक्चरली दिखाएंगे तो फिर यहाँ पे जो पेक्टोरियल गर्डल है ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला पोर्शन आ जाता है, और जो फोर लिम है ये वाला पोर्शन आ जाता है। फिर इसके बाद पेल्विक गर्डल है, ये वाला पोर्शन है, इसको पेल्विक गर्डल बोला जाता है, और इसके साथ हाइंड लिम भी आ जाती है। ये सब मिलके हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। फर्दर अगर हम फंक्शंस की बात करें बून में तो फिर बून जो है 50% वाटर से बनी होती है और 50% सॉलिड कैल्सिफाइड
सबस्टेंस से बनी हुई होती है। फर्दर अगर हम बून की बात करें, ये अगर हम स्केलेटल सिस्टम की इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो फिर ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करने में मदद करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करती है, एज वेल एज जब शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो फिर बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है जिससे सपोर्ट मिलता है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क मिलता है। फर्दर अगर हम बोन्स की बात करें तो फिर, या अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फिर इंटरनल जो विसरल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल अगर हम रिब्स के बीच में हमारे हार्ट्स या लंग्स वगैरह की बात करें तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है। फर्दर अगर हम बात करें, ये जो बून है मदद करते हैं एक स्टोरेज प्लेस की तरह मिनरल्स के लिए, सच एज अगर हम सॉल्ट्स की बात करें, कैल्शियम की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, इन सभी सबस्टेंस के लिए या मिनरल्स के लिए ये एक स्टोरेज हाउस की तरह भी काम करती है। फर्दर अगर हम फंक्शंस ऑफ बूंज की अगर हम बात करें तो फिर बूंद जो है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हिमेटोपोइसिस में। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो है, ये वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल जो है, ये हमारे बोन मेरो में ही जनरेट स्टार्ट होती है। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि मेनली अगर हम आरबीसीज की बात करें तो फिर ये जो आरबीसीज है हमारे बून में बनते हैं। तो फिर ये जो बून है एक इम्पोर्टेंट जगह रहती है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनती है। फर्दर अगर हम बोन्स की बात करें तो फिर बोन्स वो जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे मसल्स अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जस्ट मसल ही होता, बोन नहीं होता, तो फिर बॉडी को एक फ्रेमवर्क नहीं मिलता और मसल अपनी तरीके अपनी अपने हिसाब से एक्टिविटी शो नहीं कर पाता, यानी कि मसल बॉडीली एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पाता। लेकिन वाइल देयर इज बोन, तो फिर ये जो बोन जो है वहाँ पे मसल अटैच होने की जगह होती है। जब मसल्स अटैच होते हैं तो फिर मसल को एक फ्रेमवर्क मिलता है, तो फिर मसल में जो कंट्रक्शन होता है वो एक अच्छी तरीके से होता है और सक्सेसफुली एक सक्सेसफुल कंट्रक्शन या रिलैक्सेशन को अंजाम दे पाता है। फर्दर अगर हम बून्स की बात करें तो फिर बून जो है, बून ही है जो कि मदद करता है मूवमेंट पे, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूव करने में मदद करता है, क्योंकि इनमें आर्टिकुलेशन होती है। एक बून दूसरे बून के साथ इस तरह जुड़ा हुआ होता है कि वो जॉइंट हो सकता है या बेंड हो सकता है, जिसकी वजह से एक वो ऑर्गेनिज्म जो है मूव भी कर सकता है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बून्स की ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि शेप के बेसिस पे चार मेन टाइप्स है। अगर हम देखेंगे बून्स के, वो कुछ होते हैं लॉन्ग बून्स जिसमें हमारे पास फीमर आ जाती है, टीबिया आ जाती है, फिबुला आ जाती है, फिर ह्यूमेरस आ जाती है, रेडियस आ जाती है, एंड अल्ना आ जाती है। फर्दर अगर हम बात करेंगे बून्स की, तो फिर कुछ बून्स होते हैं जो शॉर्ट होते हैं। अगर हम शॉर्ट बून्स की बात करें तो फिर ये जो हमारे हैंड्स और फुट में जो बून्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल। अगर हम बून्स की बात करें, हैंड्स वाले बून्स की बात करें, तो फिर इसमें जो मेटाकार्पल्स होते हैं या कार्पल्स होते हैं, ये जो बून्स होते हैं बहुत बहुत शॉर्ट होते हैं। तो फिर इन्हें बोला जाता है शॉर्ट बून्स, जिसमें हमारे पास कार्पल आ जाता है रिस्ट में। अगर हम फुट के केस में देखेंगे तो फिर इसमें जो टार्सल आ जाती है, टार्सल जो है यहाँ पे शॉर्ट बून्स बनाती है। फर्दर अगर हम और बून्स की बात करें तो फिर कुछ बून्स होते हैं वो फ्लैट बून्स होते हैं, जिसमें हमारे पास स्कल की बून्स आ जाती है, स्टर्नम वाली बून्स आ जाती है, एज वेल स्केप्यूला आ जाती है। ये वाले जो बून्स है, ये जो बून्स है, ये फ्लैट बून्स बनाती है जो कि हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फर्दर अगर हम और लास्ट वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे शेप के बेसिस पे, लास्ट वाला टाइप देखेंगे तो फिर इरेगुलर बून्स होते हैं। बहुत सारे बून्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। मेनली अगर हम अपने वर्टेबल कॉलम्स की बात करें, स्पाइंस की बात करें, या पेल्विक कैविटी पेल्विक गर्डल्स की बात करें, तो फिर ये वाले जो बून्स होते हैं अनइवन होते हैं, इरेगुलर होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करके बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, ताकि वो बॉडी को एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दे सके। फर्दर अगर हम बून की स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर आपको इन जनरल, अगर आप बून की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फिर एक एपिफाइसिस होती है, जिसको बोला जाता है, दोनों एंड को एपिफाइसिस बोला जाता है। ये जो है ग्रोइंग एंड बोला जाता है, एपिफाइसिस मीन्स ग्रोइंग एंड ऑफ द बून, इसे बोला जाता है एपिफाइसिस। कभी कभी एपिफाइसिस के पोर्शन पे आपको फेनेस्टर भी देखने को मिलते हैं। फर्दर अगर हम डायफाइसिस की बात करें तो फिर डायफाइसिस वो वाला पोर्शन है जो कि आपका शाफ्ट बनाता है, यानी कि मेन बॉडी बनाता है हमारे बून का, उसे बोला जाता है डायफाइसिस। फर्दर हमारे बून में एक पेरिस्टोनम करके एक जगह होती है जो जो
जो कि जो बूंद है उसके आउटर कवरिंग को बनाती है। फॉर एग्जांपल पेरिस्टेडियम मीन्स ये जो बूंद के आउटर कवरिंग को, आउटर सरफेस को बनाती है, उसे बोला जाता है पेरिस्टेडियम। फर्दर जो मेडुलरी रीजन होता है, ये वो वाले रीजन होता है जिसके अंदर जो है वो जो जिसमें हमारे बोन मेरो पाए जाते हैं। फर्दर इंडोस्टेनम होती है, ये जो मेडुलरी कैविटी है या जिसमें जहाँ पे हमारे बोन मेरो पाए जाते हैं उसको कवर करके रखते हैं। मेडुलरी कैविटी को जब लाइन आउटर कवरिंग देनी होती है तो फिर वो इंडोस्टेनम से मिलती है। फर्दर अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो फिर बोन्स में जॉइंट्स भी होते हैं। अगर हम जॉइंट्स की बात करें, आर्टिकुलेशन होता है एक बोन का दूसरे बोन के साथ, जो कि सक्सेसफुल मूवमेंट में मदद करती है। तो फिर जॉइंट क्या होता है दोनों का? तो वो वाला प्लेस होता है जहाँ पे दो बोन जो है एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। जो वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि वो एक दूसरे को अलाउ करते हैं मूवमेंट करने में। फर्दर अगर हम बोन्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्कल बोन की बात करें, साइनाथ्रोसिस की बात करें, तो फिर ये वो वाले बोन्स हैं जहाँ पे जो जॉइंट जो है मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं करता है। अगर हम देखेंगे क्रेनियल स्ट्रक्चर में आपके स्कल्स में, तो फिर आपको वहाँ पे जॉइंट्स दिखते हैं जो कि मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करते। फर्दर लेकिन कुछ और जॉइंट्स होते हैं जो आपके मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एम्फी आर्थरोसिस में वो वाले जॉइंट्स आ जाते हैं, दो बोन के आर्टिकुलेशंस आ जाती है जहाँ पे आपको स्लाइट कम कम मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम ही मूवमेंट वो अलाउ करती है वो वाले आर्टिकुलेशन या वो वाले जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास वर्टिब्रे आ जाते हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम्स में जो हमारे छोटे छोटे वर्टिब्रे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही कम मूवमेंट जो है अलाउ करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ फॉर द मूवमेंट ऑफ ईच बोन। एक दूसरे के साथ वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि वो मूवमेंट शो करवाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मूवमेंट वो एक दूसरे को अलाउ नहीं करते, मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करते। फर्दर और एक टाइप होता है जिसको बोला बोला जाता है जॉइंट्स की टाइप, जिसमें डाई आर्थरोसिस बोला जाता है, जिसमें जो जॉइंट्स होता है वो फ्री मूवमेंट में अलाउ करता है एक दूसरे को। ये जो बोन है एक दूसरे को फ्री मूवमेंट में अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे नीज की बात करें, हिप्स की बात करें, हिप्स जॉइंट की बात करें, एल्बो की जॉइंट की बात करें, रिस्ट की जॉइंट की बात करें, या फुट की जॉइंट की बात करें, तो फिर ये वाले सब जो है डायआर्थरोटिक जॉइंट्स में आ जाते हैं और ये जो है फ्री मूवमेंट में अलाउ करते हैं। ये सब मूवमेंट्स के टाइप है जो आपको देखने को मिलते हैं फ्री मूवमेंट में डायआर्थरेटिक जॉइंट्स में। फर्दर अगर हम बात करें वर्टेबल कॉलम की, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एक्शियल स्केलेटल सिस्टम की, तो फिर ये जो वर्टेबल कॉलम है ये जो है बहुत सारे बोन से, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स से ज्वाइन होके, या आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के आर्टिकुलेशन से बनती है। अगर हम इसमें अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो वर्टिबल कॉलम है एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ते हैं कि ये जो हमारे वर्टिबल कॉलम पूरा ऊपर से नीचे तक एक्शियल स्केलेटन में ये चार कर्व्स बना देती है, जिसकी वजह से ये जो है बॉडी के वेट को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाता है और बैलेंस भी कर पाती है। फर्दर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें वर्टिबल कॉलम में, तो फिर यहाँ पे सर्विकल कर्व्स होती है जिसमें हमारे पास सेवन वर्टिब्रे होते हैं, सर्विकल वर्टिब्रे होती है। फिर इसके बाद थोरेसिक कर्व बनाती है, यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं 12 होते हैं, जो पैर में जो 12 इन नंबर होते हैं, वो जो है और एक कर्व बनाती है। फिर इसके बाद लंबर कर्व आपको देखने को मिलता है जिसमें आपके लंबर वर्टिब्रे मिलते हैं, जिसमें 5 वर्टिब्रे होते हैं। फर्दर आपके पास सेक्रल कर्व होता है जिसमें कोई वर्टिब्रे प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम सेक्रल कर्व की बात करें, इसमें सिर्फ आपके पास एक सेक्रम होती है और कॉक्सेस होते हैं जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। तो फिर स्ट्रक्चरली आपको देखने को मिला है कि जो हमारे पास वर्टेबल कॉलम है उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे प्रेजेंट है। अगर हम एंटीरियरली देखते हुए आ रहे हैं तो फिर हमारे बोन नेक वाले रीजन में आपके पास सर्विकल वर्टिब्रे आ जाती है। फिर उसके नीचे थोरेसिक रीजन में आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रे आ जाते हैं जो कि 12 इन नंबर है। फिर उसके बाद आपके पास नीचे कमर वाले एरिया में आपके पास लंबर वर्टिब्रे आ जाती है। फिर इसके नीचे आपके पास सैक्रल वर्टिब्रे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिस होता है जो कि फ्यूज्ड बोन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेटेड नहीं होते, तो इट्स वाई वहाँ पे मूवमेंट भी शो नहीं होता इंडिया अच्छे से। फर्दर अगर हम बून ग्रोथ की बात करें, रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, तो फिर ये जो बून के जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली ब्रोकन डाउन, ये कंटिन्यूसली ब्रोक किए जाते हैं विद बाय ऑस्टियोक्लासिस, जिसमें हमारे पास जो बून में जब कैल्शियम रिलीज होता है तो फिर उसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है और उससे दोबारा बून बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोब्लासिस।
हाँ, बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। फर्दर अगर हम वुंड फॉर्मेशन की बात करें, हीलिंग की बात करें, ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस है और ये लेकिन एज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस ये कंटिन्यूअसली ये होते रहता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और ये एक एजिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जब इंसान अपना एज बढ़ते जाता है तो फिर ये जो वुंड है अपनी एक्टिविटी जो है अपनी अपनी स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूअसली वो कमज़ोर होते जाता है ड्यू टू ऑस्टियोक्लासिस। ठीक। फर्दर अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो फिर यहाँ पे ये एक टर्म है जो कि एज रिलेटेड टर्म है जिसमें क्या होता है कि जो बून होता है अपना डेंसिटी खो देता है, यानी कि बोन्स की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है वो खो देता है विद द passage ऑफ एज। जब इंसान बूढ़ा होते जाता है तो फिर वो बून की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती जाती है, उस बून में पोरोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो फिर उस वाले केस को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। थैंक यू, थैंक्स।